कैसे हो सब दोस्तों। आज जो आपकी क्लास रहेगी ये भूगोल की क्लास रहेगी बच्चों। देखिए बच्चों, जो भूगोल होता है वो तीन तरह का होता है, या फिर हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर भूगोल तीन तरह से पूछा जा सकता है। तीन तरह से कैसे पूछा जा सकता है बच्चों, देखिए यहां पर हम भूगोल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग बच्चों, जिस देश में आप रहते हो उस देश की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। भारत के अंदर बच्चों नदियां, नाले, पर्वत, पठार, मैदान, जितनी भी चीजें हैं बच्चों, उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं बच्चों तो वो आपके इस पहले पार्ट से बनेगा क्वेश्चन, और उसका नाम रहेगा बच्चों भारत का भूगोल। ठीक है बच्चों, जितनी भी चीजें हमने भारत के बारे में की है बच्चों वो यहां पे आएगी। उसके बाद हम भारत से बाहर निकलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं बच्चों, तो वो विश्व के भूगोल में काउंट होगी। कहां पे काउंट करेंगे हम? विश्व के भूगोल में। अब बच्चों हमने भारत का भूगोल भी कर लिया, हमने विश्व का भूगोल भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष का अध्ययन यानी कि बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किसी ग्रह से रिलेटेड आ जाता है, वो सूर्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी आकाशगंगा से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके इस पार्ट से बनेंगे बच्चों, और इस पार्ट का नाम रहेगा आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो बच्चों आपको कंप्लीटली ज्योग्राफी करने के लिए ज्योग्राफी के ये तीन पार्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? भारत का भूगोल। दूसरा पार्ट कौन सा है? विश्व का भूगोल। और तीसरा पार्ट कौन सा है? हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले भारत का भूगोल करते हैं। भारत का भूगोल करने से पहले बच्चों आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत का मैप बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये हम भारत का मैप बना रहे हैं। देखिए ये भारत का मैप है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये हमारा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत का मैप है। अगर मैं इस दिशा की बात करूँ बच्चों तो ये हमारी उत्तर दिशा है। अगर मैं इस दिशा की बात करूँ बच्चों तो ये हमारी दक्षिण दिशा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हमारी उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है। और इधर की बात करूँ तो ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भारत के उत्तर में आखिरी राज्य कौन सा है तो सभी कहेंगे जी जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो यहां पे पड़ता है तमिलनाडु। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो यहां पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यहां पे पड़ता है गुजरात। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये तो हमारे आउटर स्टेट है, आखिरी राज्य है, यानी कि इन राज्यों के बाद भारत की सीमा क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो आखिरी राज्य ये है, तो आखिरी बिंदु भी इन्हीं में मिलेगा, भारत का आउटर बिंदु। यानी कि आउटर बिंदु वो बिंदु होता है जिसके बाद भारत की सीमा खत्म हो रही है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां से भारत की सीमा क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे भारत की सीमा क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे भारत की सीमा खत्म हो रही है। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे भी भारत की सीमा खत्म हो रही है। तो ये चारों भारत के क्या कहलाएंगे? आउटर
पॉइंट्स कहलाएंगे, आखिरी बिंदु कहलाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इन आउटर बिंदु के बारे में आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु बताएं, तो बच्चों उत्तरी बिंदु ये है और इसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कोल। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। दक्षिणी बिंदु का नाम बताएं तो यहां पे पड़ता है बच्चों कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। देखो बच्चों इसको कैप कैमरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैप कैमरिन। ठीक है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है। लेकिन एग्जाम में बच्चों अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर वो दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, वो दक्षिणी बिंदु नहीं बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है दक्षिणतम बिंदु बताए, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं लेना है। हमें क्या लेना है बच्चों, हमें ये वाला पॉइंट लेना है बच्चों, और इसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। जो कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, देखिए दोनों में फर्क क्या है। ये तो भारत की है बच्चों मुख्य भूमि, और यहां के अलावा यहां पे भारत के नाम कुछ आइलैंड्स भी है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो अगर वो दक्षिणी की बात कर रहा है तो समझ लेना वो मुख्य भूमि की बात कर रहा है, और मुख्य भूमि हमारी यहां पे खत्म हो रही है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाके खत्म हो रही है। लेकिन दक्षिणतम की बात कर रहा है तो वो ये कहना चाहता है कि भाई बेशक से पानी के बीच में हो, लेकिन होनी चाहिए हमारी अंतिम सीमा, अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु हमारा फिर ये हो जाता है, और इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, जो कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार के अंदर ये पड़ता है बच्चों। तो इन दोनों में ध्यान रखना बच्चों, अगर दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है तो आपको इंदिरा पॉइंट करना है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु बोल रहा है तो आपको क्या करना है, कन्याकुमारी। ठीक है ना बच्चों, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगर पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु हमारा ये कहलाता है, इसका नाम है बच्चों वालांगू या कीबुथु। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पड़ता है, वालांगू या कीबुथु। इसके बाद पश्चिमी छोर की बात करें तो बच्चों यहां पे आता है सरक्रीक। ठीक है, सरक्रीक हमारा पश्चिमी छोर है, वालांगू हमारा पूर्वी छोर है। दक्षिणी छोर की बात करें तो कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी छोर की बात करें तो हमारा इंदिरा कोल। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक ये भारत की क्या है, लंबाई, और इधर से इधर तक ये क्या है, चौड़ाई। अगर मैं बात करता हूं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको कितना बताना है, 3214 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए, पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। यहां से यहां तक 2933, वहां से यहां तक 3214।
तो ये भारत की लंबाई और चौड़ाई है। अब अगर भारत के टोटल एरिया की बात की जाए, अगर बात करता है वो भारत के अक्षेत्रफल की। देखो बच्चों, अक्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं इसको करूं तो ये नहीं आएगा। जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है। तो अगर ऐसे करूं तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों? जो भारत की जो स्थिति है ना बच्चों, वो चतुष्कोणीय है। क्या बोलते हैं उसको? चतुष्कोणीय। ठीक है ना बच्चों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है भारत के पास है बच्चों। ठीक है, अब हम कुछ एक फैक्ट करते हैं बच्चों जो आपसे पूछे जाते हैं। जो भारत का जो क्षेत्रफल है ना बच्चों, वो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.47% है। कितने प्रतिशत है? 2.47%। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.47%। और भारत के इस परसेंटेज में पूरे विश्व की लगभग 17.5% आबादी क्या करती है बच्चों? निवास करती है। एरिया हमारे पास लगभग 2.5% है, लेकिन लोग हमारे पास कितने हैं बच्चों? 17.5% लोग हैं। भारत के अंदर दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% आबादी निवास करती है। और भारत के पास जमीन कितनी है? पूरी विश्व की 2.47%। देखिए बच्चों, पूरे विश्व का है, लेकिन पृथ्वी का नहीं है। अगर आपसे पृथ्वी का बोला जाए ना बच्चों, पृथ्वी का मात्र 0.5%। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का 0.5% है, विश्व का 2.47% है। देखिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है, इसके 71% पे क्या है? जलमंडल। और 29% पे क्या है? स्थलमंडल, यानी कि विश्व। ठीक है, तो इस 29% के 17.5, इस 29% के लगभग 2.47%, इस पे हमारी भारत की स्थिति है। ठीक है, और अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी का 0.5%। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, अब ये जो एरिया है भारत के पास, ये जो एरिया है भारत के पास, ये भारत को दुनिया में 7वां स्थान दिलवाता है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.47% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में कौन सा स्थान है? अगर ये बात बोली जाए बच्चों, तो आपको क्या बोलना है कि जी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वां स्थान है। यानी कि भारत से बड़े दुनिया में कितने देश हैं? तो भारत से बड़े दुनिया में 6 देश है। 7वें नंबर पे भारत आता है, उसके बाद भारत से सभी लगभग क्या हैं? छोटे हैं। ठीक है ना? तो बच्चों आपको ये 7 देश याद रखने हैं। ठीक है ना बच्चों? तो 7 देश कैसे याद रखोगे? RCUCBAI, रकुक भाई। ठीक है ना? R से बच्चों क्या याद रखना है? रसिया। C से बच्चों क्या याद रखना है? कनाडा।
यू से बच्चों क्या याद रखना है, यूएसए। सी से यहां पे आ जाएगा चाइना। बी से आ जाएगा ब्राजील। ए से यहां पे होएगा ऑस्ट्रेलिया। आई से हो जाएगा इंडिया। तो पहले नंबर पे यहां पे आता है रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे पे यहां पे आएगा चाइना, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे यहां पे हमारा भारत आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पहले नंबर पे जो आया है बच्चों वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा बच्चों, रूस हो जाएगा। ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में स्थापित है, तो रूस बच्चों दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है बच्चों। इसका 1/3 जो पार्ट है बच्चों यूरोप में आता है और जो इसका 2/3 पार्ट है ना बच्चों वो एशिया में आता है। इसलिए रूस को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, और ये दुनिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। रूस ही एकमात्र ऐसा देश है बच्चों जिसके एक हिस्से पे दिन और एक हिस्से पे रात होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे यहां पे कनाडा आ जाता है, तीसरे पे यहां पे था बच्चों यूएसए, चौथे पे आ जाता है चाइना, ब्राजील यहां पे 5वें नंबर पे है बच्चों। ब्राजील के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है बच्चों, ब्राजील का यहां पे 5वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और ब्राजील का बच्चों जनसंख्या के मामले में भी पूरे विश्व में 5वां स्थान है बच्चों। तो एकमात्र ऐसा देश बच्चों जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में समान रैंक रखता हो बच्चों, तो वो कौन सा है, ब्राजील है बच्चों। इसके अलावा ब्राजील की कौन सी बात आपको याद रखनी है बच्चों, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चों, तो ब्राजील है बच्चों। तीसरी बात आपको यहां पे ब्राजील के बारे में क्या याद रखनी है बच्चों कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील के जंगलों के अंदर पाई जाती है बच्चों। और छठे नंबर पे यहां पे आ जाता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या याद रखना है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक महाद्वीप भी है भाई। ठीक है ना बच्चों, और 7वें नंबर पे यहां पे हमारा भारत आ जाता है बच्चों। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा था बच्चों, रूस था। दुनिया का सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए बच्चों कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो बच्चों दुनिया का सबसे छोटा देश आता है वेटिकन सिटी। ठीक है बच्चों, तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है बच्चों। दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में भी बच्चों कौन सा है, वेटिकन सिटी। और जनसंख्या के मामले में भी अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी ही है बच्चों। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों अगर वेटिकन सिटी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पे क्वेश्चन आता है पोप का शहर या पोप का निवास स्थल किसे कहा जाता है बच्चों, तो वेटिकन सिटी को ही पोप का निवास स्थल कहा जाता है बच्चों। जो ईसाइयों के जो धर्मगुरु होते हैं ना बच्चों, जिसको पोप के नाम से जाना जाता है बच्चों, वो पोप यहां पे रहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो जहां पे वो पोप रहता है ना बच्चों, उस जगह को ही एक देश घोषित कर रखा है और इस देश का नाम क्या है बच्चों, वेटिकन सिटी भाई। ठीक है ना बच्चों, तो वेटिकन सिटी बन जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश। ऐसा देश जिसकी खुद की कोई आबादी नहीं है, जिसकी खुद की कोई जनसंख्या नहीं है बच्चों, जिस देश का कोई अधिकारित महत्व नहीं है बच्चों, तो वो वेटिकन सिटी, यानी कि किसी भी लिस्ट में इसका नाम नहीं है, किसी भी संगठन का ये सदस्य नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो पोप का शहर किसे कहा जाता है, वेटिकन सिटी को। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटा देश है बच्चों। ठीक है, तो हमें ये करना, पहले नंबर पे रूस आता है, सबसे आखिरी नंबर पे क्या आता है, वेटिकन सिटी। तो भारत का नंबर यहां पे 7वां हो जाता है।
अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बच्चों सभी को पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर छोटे की बात करें तो सभी को पता है जी गोवा सबसे छोटा है। लेकिन बच्चों अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि सब बेसिक सी बात है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब वो थोड़ा सा इसको डीपली लेके जाता है। वो पूछता आपसे, क्या पूछता है कि जी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला बताएं। मैं यहां पे बड़े का साइन ऊपर की तरफ कर देता हूं, ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे कच्छ जिला। कहां पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है बच्चों। तो गुजरात का कच्छ जिला बच्चों भारत का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटे जिले की अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे छोटा जिला है बच्चों माहे जिला। कौन सा जिला? माहे जिला। माहे जिला कहां पड़ता है? तो ये पुडुचेरी में पड़ता है। ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए जिलों में हो गया। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। जो भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। ये जो पॉपुलेशन है बच्चों ये हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हमारी जो अगली जो जनगणना है बच्चों वो 2021 में होएगी। तो तब तक हमें कौन सा लेना है? रिकॉर्ड 2011 वाला, ठीक है बच्चों। और 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन निकल के आई थी वो 121 करोड़ निकल के आई थी। तो हम भारत की जनसंख्या को कितना बताएंगे? 121 करोड़ बताएंगे। अब देखिए बच्चों यहां पे, अब यहां पे पॉपुलेशन को करने से पहले बच्चों थोड़ा सा हमें जनगणना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें जनगणना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना का दायित्व किसके पास है, यानी कि भारत में जनगणनाएं कौन संपन्न करवाता है, तो बच्चों भारत में जो जनगणना का जो दायित्व है बच्चों वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा भारत में क्या की जाती है बच्चों? जनगणना करवाई जाती है। और ये किस सूची का विषय, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना का विषय किस सूची का विषय है, तो ये केंद्र सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी, तो बच्चों भारत में पहली बार जो जनगणना है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित हुई थी बच्चों। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी बच्चों। कब? 1872 के अंदर। देखिए बच्चों जो ये 1872 के अंदर ये जो जनगणना हुई है ये भारत की अधिकारित जनगणना नहीं थी। देखिए बच्चों अब क्या होता है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। लास्ट टाइम में 2011 में हुई थी, अब 2021 में हमारे पास नया रिकॉर्ड आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये आजकल जो जनगणनाएं होती है नियमित होती है, दशकीय होती है, लेकिन जो 1872 में जो जनगणना हुई थी ना बच्चों, वो पहले नियमित जनगणना नहीं थी, वो अधिकारित जनगणना नहीं थी, वो दशकीय जनगणना नहीं थी, बस एक बार भारत की जनगणना करवाई गई थी। तो पहली बार जनगणना के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है, 1872 में, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि भारत की पहली अधिकारित जनगणना, भारत की पहली अधिकारित जनगणना, दशकीय जनगणना, या फिर वो बोल देता है भारत की नियमित जनगणना। अगर वो ऐसे बोलता है कि भारत की अधिकारित जनगणना, भारत की दशकीय जनगणना, भारत के नियमित जनगणना, तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 1881 करना है। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में आयोजित की गई थी बच्चों, ठीक है ना। तो भारत की पहली अधिकारित जनगणना 1881 में और पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जी अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, तो बच्चों यहां से लेकर 2011 के बीच में अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी जनगणना हो चुकी है, अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है बच्चों। अगर ये बोला जाए कि भाई आजादी के बाद या आजाद भारत की कौन से नंबर की जनगणना है, तो आजादी के बाद बच्चों ये हमारी 7वीं जनगणना है। आजादी के बाद ये 7वीं। देखिए बच्चों हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो 51 वाली हमारी पहली होगी। 51, 61, 71, 81, 91, 1 और 11, तो 3 और 4 7, तो टोटल कितनी होगी बच्चों, तो 7 होगी। तो 2011 में हमारी 7वीं जनगणना हुई थी, अब 2021 में हमारी ये 8वीं जनगणना होगी। इसके अलावा बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि किस जनगणना को डिवाइड ईयर कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों विभाजन वर्ष। डिवाइड ईयर, विभाजन वर्ष। तो बच्चों ये विभाजन वर्ष होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए बच्चों नॉर्मली क्या होता है, जितनी जनगणना होती है नेक्स्ट प्लान में उससे कुछ ना कुछ ज्यादा मिलती है। हमेशा जनसंख्या क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई पिछली की तुलना में जनसंख्या हमारी कम हो गई हो, नहीं सुना। तो देखिए बच्चों एक बार ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है कि हमारे पिछले की तुलना में जनसंख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और वो कब हुआ था बच्चों, 1921 के अंदर हुआ था। जो 1921 की जो जनगणना थी वो 1911 की तुलना में क्या थी बच्चों, कम थी। इसका कारण क्या रहा था, सभी को पता है बच्चों कि जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये भी कारण रहा था। इसके अलावा 1918 में एक महामारी भी आई थी, हमारे हरियाणा में उसको कहा जाता है कातक की बीमारी। ठीक है, कभी कोई बुजुर्ग है, बिल्कुल ओल्ड है, उनसे एक बार पूछना इसके बारे में घर पर कि जी, अपने दादाजी से पूछना कि जी दादाजी कोई कातक की बीमारी भी यहाँ पे भारत के अंदर ये आई थी क्या, तो वो आपको इसके बारे में बताएगा कि उन्होंने सुना था,
कि ऐसा कुछ हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि उस टाइम में 1918 के टाइम में हमारी पॉपुलेशंस में से भारत में उस टाइम में 1.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। ठीक है बच्चों, तो जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी इतनी ज्यादा ना होके बल्कि कटौती यहां पे ज्यादा हो गई थी। तो 1911 की तुलना में बच्चों जो 1921 की है ना, वो क्या हो गई बच्चों, यहां पे कम हो गई थी। और इसीलिए 1921 की जो जनगणना है बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं, डिवाइड ईयर, विभाजन वर्ष। बच्चों ये क्वेश्चन एचएससी ने आपसे पूछ भी लिया है कि किस जनगणना को डिवाइड ईयर के रूप में मनाया जाता है। तो 1921 की जनगणना को डिवाइड ईयर के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बनेगा, अगर वो बोलता है कि किस जनगणना को महाविस्फोट वर्ष कहा जाता है, महाविस्फोट वर्ष, अगर ये कहा जाए कि किस जनगणना को महाविस्फोट वर्ष कहा जाता है, महाविस्फोट वर्ष क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने अभी कहा था कि जनसंख्या हमेशा पिछले की तुलना में बढ़ती है, लेकिन इतनी बढ़ जाना जितनी आज तक किसी भी जनगणना में ना बढ़ी हो, किसी भी प्लान में ना बढ़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा, महाविस्फोट वर्ष कहलाएगा। तो बच्चों यहां पे जो 1971 की जो जनगणना है ना बच्चों, वो अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाली जनगणना थी बच्चों। इसका कारण क्या रहा था बच्चों, आपको पता है कि 1971 के अंदर भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था बच्चों, तो काफी लोगों को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ा था बच्चों। तो उसका ये कारण था कि जो अनरजिस्टर्ड लोग थे वो एकदम से रजिस्टर्ड हुए, जो हमारे खुद की बढ़ोतरी हो रही है वो तो हो ही रही थी, प्लस में एक्स्ट्रा लोग और यहाँ पे आ गए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था बच्चों। तो हमारी एकदम से जो पॉपुलेशन है वो उछाल लग गया था उसमें बच्चों। तो उसी चीज को कहा जाता है महाविस्फोट वर्ष। तो बच्चों 1971 की जनगणना महाविस्फोट वर्ष के रूप में यहाँ पे मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें, कुछ एक फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो 2011 की जो जनगणना, जो 2011 की जो जनगणना है, उसका स्लोगन क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, तो उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 वाली जनगणना का क्या था बच्चों, स्लोगन था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो 2011 में हमारी पॉपुलेशन आई है वो 121 करोड़ आई है। कितनी आई है, 121 करोड़। और मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व की लगभग 17.5% आबादी हमारे भारत में क्या करती है, निवास करती है। और यहां पे 121 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ भारत ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया बच्चों, तो दूसरा स्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगर पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो चीन का दुनिया में पहला स्थान है। चीन का दुनिया में कौन सा स्थान है, चीन का दुनिया में पहला स्थान है और भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे बोला जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो बच्चों यूपी भारत का वो राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसकी 2011 में लगभग 19.5 करोड़ थी। कितनी थी, 19.5 करोड़। तो यूपी भारत का वो राज्य है बच्चों जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, वर्तमान में तो लगभग अगर बात की जाए तो 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन हमें
रिकॉर्ड कौन सा लेना है, 2011 वाला लेना है, क्योंकि 2021 वाला अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, तो तब तक हम 2011 को ही लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हमने यहां तक जनसंख्या वाला टॉपिक शुरू किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।